आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SACC गणित प्रिपरेशन। यह वीडियो सीरीज का दूसरा भाग है। पहला भाग में 1 से लेकर के 99 तक प्रश्न पढ़ा दिए हैं। इस ऑब्जेक्टिव गेस पेपर में लगभग 450 प्रश्न हैं। सीरीज बाय सीरीज सभी प्रश्नों को हम बताएंगे। BA पार्ट 1 के परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जो बिहार यूनिवर्सिटी का होगा, इसके लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम समय में जल्द से जल्द याद करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। बता दें कि आज ऑब्जेक्टिव का गेस पेपर है हिंदी ऑनर्स पार्ट 1। यह 2020 का परीक्षा 2021 में होगा, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी का परीक्षा का टाइम टेबल जो है से बहुत पीछे चल रहा है। इसी वजह से 2020 का परीक्षा 2021 में होगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देना होगा। सिलेबस चेंज हो गया है। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला सवाल है कि आदिकाल में धर्म से संबंधित पुस्तक का सृजन मुख्यतः किस भाषा में मिलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश भाषा में। वैसा भाषा था जिसका ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं था, ऐसे भाषा जो अपभ्रंश भाषा, क्योंकि आदिकाल में शिक्षा व्यवस्था उतना पूर्ण रूप से नहीं था। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित ठयोग में ह और ठ का अर्थ निम्न में से क्रमशः क्या थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ह का अर्थ होता था सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य का आधार सर्वप्रथम निम्न में से किसने बनाया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की निम्न में से कौन सी रचना लौकिक साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल में लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो है पृथ्वीराज रासो का चर्चा नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में चर्चा किया गया है। और अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली विद्वान ने निम्न में से किसे माना है? तो इसका उत्तर है भोजपुरी। हिंदी में सबसे प्रमुख बोली जो है भोजपुरी भाषा को दिया गया है, क्योंकि भोजपुरी एक ऐसा विषय बोली है जो कि पूर्णतः रूप से समझने में बहुत आसान होता है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल साहित्य में वर्णित हिंद सिद्ध संत बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो इसका उत्तर है वज्रयान। अगला प्रश्न है इस काल में निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा था? तो इसका उत्तर है ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है इस काल के महान कवियों की श्रृंखला में विद्यापति का नाम उल्लेखनीय है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पदावली। अगला प्रश्न है आदिकालीन जैन साहित्य कृतियों का सृजन विशेष रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। जैसे राजस्थान में भी पाया गया है, गुजरात में भी और दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य में इस साहित्य का जो रूप मिलता है जो मुख्यतः किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध हिंदी के वर्ग में रखा गया है। और अगला प्रश्न है कि आदिकाल हिंदी साहित्य में वीर रस की रचना में किस भाषा शैली का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो इसका उत्तर है डिंगल भाषा। अगला प्रश्न है कि वीर गाथा काव्य के 12 ग्रंथों में कितने की रचना देश भाषा काव्य में है? तो इसका उत्तर है 8। अगला प्रश्न है कि इस काल में रचित अधिकांश रचना को ऐतिहासिक घटना को प्रमाण रहित माना जाता है, लेकिन निम्न में से किसे इसका अपवाद माना जाता है? तो इसका उत्तर है कीर्तिलता को। अगला प्रश्न है हिंदी के विकास में निम्न में से
कौन से फारसी विद्वान का इस काल के उल्लेखनीय योगदान रहा है? तो फारसी विद्वान में सबसे अधिक उल्लेखनीय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में प्रकृति चित्रण का किस रूप से वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्दीपन और आलंबन। अगला प्रश्न है, इस काल में धार्मिक साहित्य का सृजन मुख्यतः किस भाषा में हुआ है? तो इसका उत्तर है अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पदावली को निम्न में से किस रचना के समान बताया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गीत गोविंद और सूरसागर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्य पुस्तक का संख्या कितनी मानी? इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आरंभ निम्न में से किससे माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक निम्नलिखित में से किसे विरोधी नहीं थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण ब्रह्म। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न कि सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली में से अवश्य क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रचना के प्रारंभ में ईर्ष, वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहित्य की प्रशंसा आदि। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबन। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के आदि प्रतिष्ठापक माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न, सूफी मत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मसनवी शैली पर काव्य रचना। अगला प्रश्न कि सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम का उद्धत वर्णन कर मानवतावादी स्वरूप की स्थापना करना। अगला प्रश्न है कि अपने जीवन में घटी एक प्रमुख घटना से जैसी विरक्त हो गए थे, यह घटना क्या थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक दुर्घटना में उनके संपूर्ण परिवार का विनाश होना। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेम काव्य में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार करने का प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में सिंह लदीप किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हृदय का। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचक ने प्रदान की? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की भाषा क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बोलचाल की अवधि भाषा। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खंड। अगला प्रश्न कि पद्मावत में कुल कितने खंड होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 57। अगला प्रश्न, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य के अनुपम निधि माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नगमती वियोग खंड। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना किस छंद में हुई है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दोहा चौपाई में। और लास्ट सवाल, पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंहल द्वीप। अगला प्रश्न कि पद्मावत की कथा में राजा रत्नसेन
किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है मन का। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में नायिका पद्मावती है, नायक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रत्नसेन। अगला प्रश्न है पद्मावत की रचना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जयसी ने पद्मावत के प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी, जैसे उद्दीपन के रूप में, आलंबन के रूप में, मानवीकरण के रूप में इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयसी की नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मृगवती। अगला प्रश्न, जयसी ने 12 मासा ने किसकी विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नागमती। अगला प्रश्न, जयसी की प्रतीक योजना में कौन सा विषम योजना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत काव्य मोक्ष। अगला प्रश्न, कि जयसी ने 12 मासों में विरह वर्णन का प्रारंभ किस माह से किया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़। अगला प्रश्न, कौन सी रचना जयसी की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अखरावट। अगला प्रश्न, जयसी की प्रसिद्ध का मूल धारा क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत। अगला प्रश्न, कि जयसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शेख मेहदी का। अगला प्रश्न, आदि अंत जस गाथा आहो, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयसी।